हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का क्यूके एजुकेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रदीप मालविया, आपका केमिस्ट्री मेंटर, फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने इस इंटरेक्टिव सेशन में। तो जैसा कि आपको पता है, हम एक क्रैश कोर्स सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें हम आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको लेके चल रहे हैं। तो इस जो हमारा सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट रहते हैं वन बाय वन, हर एक क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स टू फंक्शन। तो सबसे पहले क्या है आपका सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और इसके टू फंक्शन हमें लिखने हैं। बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपका 2 मार्क क्वेश्चन रहेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका स्टार मार्क रखता हूँ मैं। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है आपको पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका 2 हाफ सेल से कंबाइन होके बनता है। इसमें 2 हाफ सेल से मिलकर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन होता है और दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करने के लिए हम एक यू शेप जो ट्यूब है उसका यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं हमारे यू शेप ट्यूब का, और इस यू शेप ट्यूब में हमारे कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फील्ड रहते हैं। दैट इज व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इज दैट यू शेप ट्यूब that is filled with some inert electrolyte and अगर a jelly like substance है ना। तो आपका सॉल्ट ब्रिज क्या होता है कि सॉल्ट ब्रिज आपका एक यू शेप ट्यूब है जो कि जिसमें कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमें भरे रहते हैं, साथ में अगर एक जेली टाइप सब्सटेंस रहता है वो भी हमारा फिल्ड रहता है। और इसका यूज़ किस में करते हैं हम, इसका यूज़ करते हैं हम दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करने में, है ना। एंड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट बोथ half cells of an electrochemical cell। तो ये हमारी सिंपल से डेफिनेशन होगी। सॉल्ट ब्रिज हमारा क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज की अगर अपन बात करते हैं, सॉल्ट ब्रिज हमारा एक यू शेप ट्यूब है दैट इज फिल्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन से इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, चाहे तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया। और अगर हमारा सब्सटेंस भरा रहता है जिसका यूज़ हम किस में करते हैं, दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करने के लिए हम करते हैं। तो इसका फर्स्ट फंक्शन तो यही हो गया। फर्स्ट फंक्शन इसका क्या हो गया कि जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है उसका यूज किस लिए किया जाता है। बेसिकली फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट कनेक्ट्स दी बोथ हाफ सेल्स। फर्स्ट क्या है, ये दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है। और सेकंड क्या है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द गैल्वेनिक सेल। ये क्या करता है, जो गैल्वेनिक सेल है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। आपको पता है गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, अगर हम एक डैनियल सेल की बात करें, ये हमारा डैनियल सेल है, यहाँ पर ये जिंक इलेक्ट्रोड रहता है और यहाँ पर ये कॉपर इलेक्ट्रोड रहता है। अब जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो आपका ऑक्सीडाइज होके Zn+2 में जाता है और Zn+2 आपका एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है ना। और यहाँ पर हमारा जो कॉपर 2+ आयन जो कि सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, Cu2+ आयन, ये आपका कैथोड पर डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पर एट द एंड होता क्या है कि यहाँ पर Zn+2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, आपकी Zn2+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पर आपकी सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थोड़ी डिस्टर्ब होती है। तो इनर्ट जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है उसमें कुछ हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे रहते हैं, जैसे KCl हो गया। तो ये क्या करते हैं, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट फील्ड रहते हैं उनमें जो आयन्स हैं वो अपोजिटली मूव करते हैं। जैसे यहाँ पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ Cl आयन मूव करने लगेगा, इस साइड कौन सा आयन आएगा आपका Cl-।
और यहाँ पर नेगेटिव आयन ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव आयन दैट इज K प्लस आयन आपका यहाँ पर मूव करने लगता है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं भाई, आपका जो सेल की जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है ना, उसको मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर है? तो सॉल्ट ब्रिज के दोनों फंक्शन आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये थे हमारा सॉल्ट ब्रिज और इसके दो फंक्शन। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, गिव इट्स यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक प्रीवियसली एग्जाम में भी आया हुआ है, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ हमारा। तो चलो देखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन तो बहुत ही इजी है। डेफिनेशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस को और क्या कहते हो आप, इसको कहते हैं हम कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को और क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंडक्टिविटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक्चुअल में होता क्या, बेसिकली जो कंडक्टिविटी है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी क्या होती है, ये आपका रेसिप्रोकल होती है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की ये रेसिप्रोकल होती है, इससे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर जिसे हम कहते हैं कप्पा। ठीक है, इससे डिनोट किया जाता है, इसको कप्पा से डिनोट किया जाता है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो हमारा जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगा वो क्या होगा, हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल्स टू 1/रो। और आपको पता है जो रो है वो किसके इक्वल होता है, आपका रो हमारा इक्वल होता है R मल्टीप्लाई बाय A/L। R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, A आपका एरिया और L क्या है, आपका लेंथ है। तो यहाँ पर ये कप्पा, ठीक है, वह रो की जगह हम रखते हैं क्या है, RA/L। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो कप्पा है वो किसके इक्वल होगा, कप्पा विल बी इक्वल्स टू 1/R। यहाँ पर होगा L/A, क्या होगा 1/R L/A। तो ये होता है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर मैं मान लो लेंथ इसकी 1 सेंटीमीटर ले लूँ, एरिया कितना ले लूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन जो वॉल्यूम है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की बात हो रही है। अगर कोई एक हम सेल ले रहे हैं, मान लो जिसकी लेंथ क्या है आपका 1 सेंटीमीटर और उसका जो एरिया है वो कितना 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना होगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जब वॉल्यूम कितना होगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो कप्पा इक्वल्स टू कितना होगा 1/R। और यहाँ पर जो 1/R है आपको पता होता क्या होता है, जी क्या है आपका कंडक्टेंस। तो ये क्या है कंडक्टेंस, ये कब कंडक्टेंस के इक्वल कब होगा, जब वॉल्यूम कितना 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो ना। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की कंडक्टेंस को ही क्या कहा जाता है, आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो अब हमारा इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये क्या है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा, ये किसके इक्वल है, कंडक्टेंस के इक्वल है कब, जब आपका वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर रहे। ठीक है, तो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा द कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ सॉल्यूशन की बात करें या फिर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम कंडक्टिविटी। क्लियर है, उसको क्या कहते हैं हम कंडक्टिविटी, हम कहते हैं उसको क्या कहा जाता है कंडक्टिविटी। अब इसकी यूनिट की बात आती है, तो यूनिट हम कैसे निकालेंगे, देखो कंडक्टिविटी की यूनिट निकालने का बेस्ट मेथड है इसके फॉर्मूले से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो कप्पा इक्वल्स टू 1/R मल्टीप्लाई में L/A होता है। ठीक है, तो ऐसे लगाएंगे, R की होती है आपकी ओम, ठीक है, इसकी होती है सेंटीमीटर अगर हम लेंगे, और एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहा, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर लिखा, तो कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो कप्पा की यूनिट क्या है आपकी
कप्पा की आपकी जो यूनिट होगी वो होगी आपकी ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, कप्पा की यूनिट क्या हो रही है आपकी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो रही है। क्लियर है? तो आई थिंक ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्या होता है? सेम जैसे कंडक्टिविटी आपका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस उसको कंडक्टिविटी कहते हैं, सेम वैसे ही आपका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया, जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। चलो देखते हैं। तो आपको पता है जनरलाइज हम करते हैं, जैसे अगर हमें शेप अपना सेलेक्ट है, ठीक, हमें पता है किसी भी अगर हम सेल के लिए बात करें या किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए बात करें, वायर के लिए बात करते हैं, तो क्या होता है उसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसकी लेंथ के। ठीक है, ये क्वेश्चन वन हो गया। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब 1/a क्या है आपका? एरिया शो कर रहा है। जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो आर क्या होता है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a। जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं, दैट इज रो। ये क्या है आपका? रो है, रो L/a। और इसी रो को क्या कहा जाता है? इसी रो को कहा जाता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको ही हम क्या कह देते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? या तो रेजिस्टिविटी कहा जाता है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो आपका किसके इक्वल होगा? कि रो आपका इक्वल होगा, देखने ए यहाँ पर जाएगा L/, तो ये R A/L के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये R रो इक्वल्स टू R। एरिया अगर मैं ले लूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ मैंने ले ली 1 सेंटीमीटर, मीन्स तो वॉल्यूम हम ले रहे हैं, वॉल्यूम कितना ले रहा है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हम वॉल्यूम ले रहे हैं। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो R के इक्वल होगा। कब होगा? जब वॉल्यूम कितना होगा? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। मीन्स अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम, है ना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। क्लियर? तो हमारा क्या होगा? जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? इसकी रेजिस्टिविटी हम कहेंगे। तो ये होगा हमारा रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है आपको पता है? रेजिस्टिविटी की अगर मैं यूनिट लिखूं तो इसकी जो यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। कितनी होती है बेटा? ओम सेंटीमीटर रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। क्लियर है? तो थर्ड क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर होगा। सभी बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या? व्हाट आर इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस? इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस क्या होंगी? चलिए देखते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? सबसे पहले हम समझते हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? द कंडक्टेंस ऑफ द टोटल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जब हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं तो उनसे जो टोटल कंडक्टेंस हमारी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है? मोलर कंडक्टेंस क्या होती है आपकी? टोटल कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग, produced by dissolving 1 molar electrolyte। 1 molar electrolyte मीन जिसकी मोलरिटी कितनी होती है? 1 मोल होती है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है IM से। IM मीन्स क्या होता है आपका? मोलर कंडक्टेंस। और इसका जो रिलेशन होता है विथ स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ, विथ कप्पा। कप्पा क्या हमारी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
इसका अगर हम रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या होता है, जो पाई एम है वो किसके इक्वल होता है, कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलरिटी। मोलरिटी किसमें, मोल पर लीटर में। ये होता है आपका मोलर कंडक्टेंस। सेम अगर मोलर 1 मोलर की जगह हम क्या ले लें, 1 नॉर्मल या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 मोलर की जगह हम क्या ले लें, हम अगर ले लें इसकी जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 मोलर की जगह क्या ले लें, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेते हैं तो उस कंडक्टेंस को क्या कहते हैं, उस कंडक्टेंस को कहते हैं हम नॉर्मल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या नॉर्मल कंडक्टेंस भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको कहा जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को पाई ई क्यू से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं पाई ई क्यू से। अब इसका अगर हम रिलेशन देखें स्पेसिफिक कंडक्टेंस से तो ये होता है पाई ई क्यू कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एन। एन यहाँ पर क्या है आपका नॉर्मेलिटी और एम क्या है यहाँ पर मोलरिटी। सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स का ही डिफरेंस है। मोलर कंडक्टेंस और नॉर्मल कंडक्टेंस सेम है, बस हमें क्या है सिर्फ कंसंट्रेशन। अगर हम मोलरिटी यूज कर रहे हैं तो वो मोलर कंडक्टेंस होगी, अगर हम नॉर्मेलिटी यूज कर रहे हैं तो दैट विल बी अ नॉर्मल कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या है, हम देखते हैं कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। अगर हम कोई भी सेल की अगर हम बात करते हैं, सपोज ये हमारा कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें आपके 2 इलेक्ट्रोड आपके हमने यूज किए हुए हैं। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, एल है। पर इलेक्ट्रोड के जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है आपका, एक क्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है आपका ए है। तो जो एल अपॉन ए का रेशियो होगा उसी को कहते हैं हम सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है आपका, सेल कांस्टेंट आपका होगा, सेल कांस्टेंट होगा आपका रेशियो ऑफ एल एंड ए। इसको हम सेल कांस्टेंट कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जी स्टार से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जी स्टार से सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर जी स्टार किसके इक्वल होगा, जी स्टार आपका इक्वल होगा आपका एल अपॉन ए से। जो एल अपॉन ए का रेशियो है वो सेल कांस्टेंट किया जाता है। पर इसकी जो वैल्यू है वो हर एक सेल के लिए ऑलवेज क्या रहती है, फिक्स रहती है। मतलब एक सेल की जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू है वो सेम रहेगी। एक सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट की अगर अपन बात करें तो सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होती है आपकी, सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। तो आज आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, दैट डिफरेंसेस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटेलिक कंडक्टेंस कंडक्शन क्या होते हैं, तो थोड़ा हम ब्रीफ में समझते हैं इसको। तो देखो, मेटेलिक कंडक्टेंस जैसे नेम से ही क्लियर होगा, द कंडक्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स एंड आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस नेम से क्लियर है, मतलब कंडक्टेंस किसकी, आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो जो मेटेलिक कंडक्टेंस की अगर अपन बात करते हैं, मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो मेटेलिक कंडक्शन में जो हमारे कंडक्टर होते हैं वे बेसिकली कौन कौन होता है हमारा, मेटल्स। इनमें हमारे कंडक्टर होते हैं, इनमें कंडक्टर्स कौन होते हैं आपका, मेटल्स होते हैं। और इनमें कंडक्टर्स कौन से होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि एक्वस स्टेट या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं।
अब मेटल्स में कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो क्यों होता है, क्योंकि अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो मेटेलिक कंडक्शन क्या होता है, ड्यू टू ये होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसके कारण होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो क्यों को इसके लिए होता है, ड्यू टू आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स आपका डिसोसिएट होता है आयंस में, उन आयंस की प्रेजेंस के कारण आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। लेकिन मेटेलिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होता है, आपका केमिकल चेंज होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल्स में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। कोई भी जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो डिकम्पोज होता है किसमें, आपका आयंस में डिसोसिएट होता है। इलेक्ट्रोलाइट किस में डिसोसिएट होता है, आयंस में डिसोसिएट होता है, दैट इज अ केमिकल चेंज। तो ये था हमारा मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब बढ़ते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब भी किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में हम मेजर करते हैं तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कहते हैं, हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड potential that is measured in standard condition, the electrode potential that is measured in standard condition। अब standard conditions हमारी क्या होती हैं, standard condition में हम जिस भी electrode potential को measure कर रहे हैं उस electrode potential को क्या कहेंगे, हम standard electrode potential कहेंगे। और standard electrode potential को हम डिनोट करते हैं E0 से, किससे, E0 से डिनोट करते हैं। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करना है तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होंगी, स्टैंडर्ड कंडीशन इसमें हमारा टेम्परेचर कितना होगा, 298 केल्विन हमारा टेम्परेचर होगा। प्रेशर आपका 1 बार आपका प्रेशर रहेगा, 1 बार आपका प्रेशर रहेगा। कंसंट्रेशन किसकी रहेगी, जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है वो रहेगी आपकी 1 मोलर। तो जब इन कंडीशंस को लेके हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। क्लियर है। स्टैंडर्ड किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, कि जो E0 सेल है वो किसके इक्वल होता है, आपको हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि E0 ऑफ कैथोड, और ये कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ये इनका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। मींस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इलेक्ट्रोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इलेक्ट्रोड, मतलब कौन सा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ये तो E0 सेल, अगर हमें किसी भी सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल को मेजर करना है तो ये किसके इक्वल होगा, आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इलेक्ट्रोड। क्लियर है। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी ऐसी सीरीज है जिनमें इलेक्ट्रोड को उनके इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, जिससे हमें एक सीरीज मिलती है। और इस सीरीज को क्या कहते हैं, हम इस सीरीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी क्या होगी, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना कि ऑलवेज इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे वो कौन से होंगे, आपके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लेते हैं। जब हम उनको कौन से टेम्परेचर पर मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 298 केल्विन पे। तो उस सीरीज को क्या कहते हैं, हम उस सीरीज को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला
एप्लीकेशन क्या है, द लोअर द वैल्यू ऑफ ई नॉट ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन। मतलब ई नॉट की वैल्यू जितनी कम होगी, कैटायन बनाने की जो टेंडेंसी है वो भी उतनी ज़्यादा होगी। क्यों होगी उसको थोड़ा समझते हैं हम रीज़न से। तो रीज़न क्या है आपका, ज़रा देख लेते हैं। रीज़न क्या है आपका, समझते देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं हम। क्या कौन सा पोटेंशियल लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब अगर ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ई नॉट रिडक्शन वैल्यू कम होगी, तो एक्चुअल में होगा क्या, इसका मतलब ये है तो रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है, मीन्स जो रिडक्शन की टेंडेंसी वो भी क्या होगी, कम होगी। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, कंपेरेबल टेंडेंसी ज़्यादा होगी रिडक्शन से। मतलब वो क्या करेगा, फिर वो प्रेफर करेगा कि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है आपका, किसका फॉर्मेशन होता है आपका, कैटायन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपका कैटायन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसकी जो टेंडेंसी है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ जाएगी, मतलब कैटायन बनाने की टेंडेंसी भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर आप। तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है इनका कि मेटल्स प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स है और कुछ मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर भी प्लेस्ड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स हैं, मतलब हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स हैं वो क्या है, उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा। इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। और इनका ऊपर है, मतलब इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो ये रिड्यूस पहले होंगी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और ये उसको डिस्प्लेस कर देंगी। जबकि उसके केस में, मेटल्स के केस में क्या होगा, इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, इसका कम, इनका कम होगा, इनका रिडक्शन पोटेंशियल आयनोजन का ज़्यादा होगा, ठीक है। इससे तो मतलब कम ही होगा। तो क्या होगा कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या रिडक्शन करने की जो क्या होगी, जो रिडक्शन करने की टेंडेंसी वो भी कम होगी। तो देखो ज़रा आगे एक्चुअल में होगा क्या। तो अगर मान लो कोई मेटल है, जैसे जिंक मान लिया मैंने, देखो जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना होता है, पॉजिटिव में होता है, आपको पता है, ठीक है। जिंक है आपका, जिंक के साथ हम डाइल्यूट H2SO4 की वो कराते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4। ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। क्यों देखो, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन ने जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम होगा, लेस होगा, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल लेस होगा तो मतलब इसके हाइड्रोजन का पर रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा तो ये गेन करेगा, हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसका, तो हाइड्रोजन आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और जिंक आपका क्या हो जाएगा, जिंक आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, ये आपका रिड्यूस होगा। मतलब इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है जो क्या है, कम है हाइड्रोजन से। तो आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा इस पॉइंट में करेक्शन होगा कि जो मेटल्स प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अगर हाइड्रोजन के नीचे होंगी तो इसका मतलब है उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ज़्यादा होगा मतलब वो रिड्यूस पहले होंगी, हाइड्रोजन आपकी ऑक्सीडाइज होंगी, मतलब प्लस से वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो आई थिंक ये अपोजिट वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसको अपोजिट करिएगा आप। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन दी सीरीज, है ना। सीरीज में जब अपन ऊपर से नीचे चलते हैं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द सीरीज। रिएक्टिविटी क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है आपकी सीरीज में, ठीक है। तो ये थे हमारे एप्लीकेशन वाट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्या क्या 2 एप्लीकेशन हमें लिखने थे जिसमें हमने देख चुके हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, व्हाट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये प्रीवियसली एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड दो लॉ रिप्रेजेंट किए थे, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट हैं। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो या तो किसी इलेक्ट्रोड पर डिपोजिशन होगा या उस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, लिबरेशन होगा। मींस या तो उसका वेट क्या होगा, कम होते जाएगा और दूसरे इलेक्ट्रोड का जो वेट है वो इंक्रीज होगा। तो इनका जो वेट और चार्ज में जो रिलेशन है और इनके इक्विवेलेंट मास में जो रिलेशन है वो हमें बताया था फैराडे ने। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट लॉ फैराडे का क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस deposited or liberated at cathode directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। Means जो आपका वेट है किसी भी इलेक्ट्रोड पे या तो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा उसमें जो भी हम चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसके। जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएंगे तो हमारे कांस्टेंट आएगा Z, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड क्यू। और क्यू आपको पता है चार्ज पे स्किप कर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो क्यू की जगह हम आई टी रखेंगे तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका जेड आई टी। और यही रिलेशन है आपका किसका, फैराडे से फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का रिलेशन क्या है, W इक्वल्स टू जेड आई टी। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं हम, ये क्या है। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू different electrolytes, the amount of substance deposited or liberated at the electrode are directly proportional to their equivalent mass। Suppose मान लेते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड दो की अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में है। मान लो ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में है। दूसरा हमारा एक सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, क्लियर। ये हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इनको हम कनेक्ट करते हैं। तो जब सेम अमाउंट का करंट जब हम इनमें प्रोड्यूस किया जाता है, सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर हम इसमें प्रोड्यूस करेंगे, मतलब यहाँ पर भी हम 1 एम्पियर का करंट दे रहे हैं या फिर यहाँ पर भी हम 1 एम्पियर का करंट दे रहे हैं, तो इनका या तो बेस इनके जो मास डिपोजिशन होगा या तो इस पर डिपोजिशन होगा या फिर इस पर लिबरेशन होगा। तो जो डिपोजिशन का जो मास है या जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके इक्विवेलेंट मास के, क्लियर। जैसे यहाँ पर अगर वेट डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है तो इस पर जो W1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा E1। ये क्या होगा आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, क्या होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। और यहाँ पर जो वेट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो W2 है, तो ये क्या होगा इसके इक्विवेलेंट मास, जो कि हम E2 ले रहे हैं। E2 क्या ले रहे हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ आपका क्या रहेगा, मास इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर रहेगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ रहेगा सिल्वर। अब जब हम दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका E1 अपॉन E2। मतलब जो उनके वेट का रेशियो रहेगा वही रेशियो उनके इक्विवेलेंट मास का रेशियो रहेगा। ये कहता है हमारा फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कि इलेक्ट्रोड पे जो वेट डिपॉजिट हो रहा है और जो इलेक्ट्रोड के इक्विवेलेंट मास का जो रेशियो है वो क्या है, ऑलवेज सेम रहता है। क्लियर हुआ। तो ये थे हमारे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि और भी कंटिन्यूसली हमारी और भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।